बहुत ही संजीदा हम बात कर रहे हैं और वो ये है कि मस्जिद बनेंगी मरकज। बहुत अच्छी पहल है, इसका बार बार स्वागत होना चाहिए। देर आए दुरुस्त आए, पैनल हमारा यही कह रहा था, लेकिन कुछ शक व शुबहात भी हैं। और फिर इस वक्त ये करने की आपको क्यों जरूरत पड़ रही है, ये भी एक सवाल है जिसको हमारे कुछ लोग मानने को तैयार नहीं है और कुछ लोग कह रहे हैं कि मानना नहीं चाहते हैं। चलिए मैं आपके पास एक बार फिर आ रहा हूं असद खान फराई साहब। शाहीन जी ने एक बहुत बड़ा इल्जाम लगा दिया कि कहीं ये मुसलमानों को, लोगों को इकट्ठा करके भड़काने की मस्जिदों से एक नई कोशिश तो नहीं है, मौजूदा दौर के खिलाफ, मौजूदा सुधारवादी व्यवस्था के खिलाफ। देखिए, इख्तिलाफ राय होना यही खूबसूरती होती है किसी माशरे की। कभी आप ये नहीं कह सकते कि जैसा मैं सोच रहा हूं या जो मैं देख रहा हूं वही आप भी सोचें। सर सैयद अहमद खान साहब की जब मुखालफत होती थी और वो कहते थे कि वो बहुत सारे लोग उनके पास कहते हैं हम आपकी राय से इत्तेफाक, वो कह रहे मैं अभी तो यही चाहता हूं कि जो, और आज पूरे उलूम का जो इर्तका हुआ है, एवोल्यूशन ऑफ नॉलेज और साइंसेस का जो हुआ है, वो इख्तिलाफ राय से हुआ। शी इज एंटाइटल्ड टू हर ओपिनियन कि वो जो चाहे वो इल्जाम लगाएं, जिस तरह का चाहे वो सोचे। हमें अपने काम से मतलब है कि हमें क्या अपने तरफ से अपनी फर्ज की अदायगी करनी है, ये बात है। जहां तक देखिए बात ये थी कि हर चीज की क्रेडिट के लिए आप सरकार को या सरकार को नहीं, मैं दौर की बात कर रहा हूं। देखिए एक दौर होता है ना, एक पूरा समाज होता है। अरे सर एक सेकंड, मैं दौर की बात मैं किसी सरकार या व्यक्ति की बात नहीं कर रहा। साहब ने कहा कि शायद कोई आर है, कोई आर नहीं। मैं तो कह रहा हूं सरकार काम कर रही है, अच्छी बात है कि सरकार को क्रेडिट जाता है। देखिए जितने आप अच्छे काम करेंगे उसका क्रेडिट आपको मिलेगा, और अगर आप कुछ गलत काम करेंगे तो उसका भी आपको जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। चंद्रयान फेल हुआ, चंद्रयान का फेल हुआ तो सरकार पे ही है ना, वैज्ञानिकों की पर तो है, लेकिन सरकार अगर उसका क्रेडिट लेती तो उसकी नाकामी भी सरकार के ऊपर। मैं कह रहा हूं बिल्कुल, जैसे ही आप कामयाबी का अगर क्रेडिट लेना चाह रहे हैं कि उसकी क्रेडिट, उसका श्रेय मुझे मिले, तो उसी तरीके से जो गलतियां, जो कोताहियां हो रही हैं, जो और खराबियां हो रही हैं, तो देखिए क्रेडिट है, थोड़ा सा मैं उस रूप में कह रहा हूं कि अगर वो कामयाब होता तो भी चेहरा बनता है। अगर थोड़ा नहीं हुआ पाया किसी वजह से, वो गायब हो गया विक्रम लैंडर, तो भी ये तो सरकार ने लिया ना, सरकार ने कहा ना हम आगे और कोशिश करेंगे और बेहतर करेंगे, तो अच्छी बात है। वो मैं कहना चाह रहा था कि मैंने कहा अगर लॉ एंड ऑर्डर खराब होता है तो उसकी जिम्मेदारी भी सरकार को ही जाती है। अगर किसी इंसान के साथ नाइंसाफी होती है तो उसके लिए भी उसके जिम्मेदार सरकार है। अगर कोई इंसान मजलूम है और उसको इंसाफ नहीं मिल रहा तो उसकी भी जिम्मेदारी सरकार के ऊपर जाती है। अगर उसी तरीके से हमारे यहाँ राइट टू एजुकेशन आ गया, बल्कि वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट था, अभी उसको अमेंड किया गया कि पढ़ने का अधिकार सबके पास है, लेकिन उसका इंप्लीमेंटेशन, उसका लाए अमल किस तरीके से होना चाहिए। सच्चर कमेटी की बार बार कोट किया जाता है। सच्चर कमेटी से पहले मैं एक और बात कहूं, सैयद शहाबुद्दीन साहब ने मुस्लिम्स इन इंडिया करके कई वॉल्यूम में किताब लिखी है, उसी से ही सच्चर कमेटी ड्राइव है। बल्कि अगर आप देखें उसके अंदर सारी तह खोल के दिखा दी गई कि मुसलमानों के हकीकी हालात क्या हैं। मुसलमान के जो सच्चर, बाज जगह पर सच्चर कमेटी की जो समरी है उसके अंदर लिखा, बाज जगह पर कुछ मुसलमानों के हालात इतने बदतर हैं कि वो दलित से भी बुरे हैं बाज जगह पर, और इसमें कोई शक नहीं। मैं बताऊं, अगर आप नियो बुद्धिस्ट उनसे भी ज्यादा गिरे हुए तो अब अगर आप इसका तारीखी परिसर मंजर देखें, 47 के बाद से क्या हुआ, मतलब इसमें बहुत सारे लोगों ने पीएचडी करी है कि मुसलमानों के सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंस, ठीक है। उसमें क्या कहा उन्होंने, कहा जो हमारा एलीट क्लास था और जो वेल ऑफ तबका था समाज का, वो तो हिंदुस्तान छोड़ के जा चुका था। अब आप देखिए इसकी मिसाल में, क्या साउथ में मुसलमानों के हालात सेम है जो नॉर्थ में? नहीं, बिल्कुल नहीं। वहां नहीं है, ज्यादा अच्छे नहीं है ना जी, क्योंकि वहां पे आप देखेंगे कि वहां मुसलमान तालीम में भी, माशी तौर पर भी, समाजी तौर पे भी नॉर्थ के मुसलमानों के मुकाबले में ज्यादा बेहतर है। क्यों? क्योंकि वहां पर तालीम को लेकर जो रवैया है वो बराबर है दोनों, सारे ही कम्युनिटीज के, सारे फिरकों के अंदर। यहाँ जो पॉइंट है वो है, हिंदुस्तान में तकरीबन 4 लाख के करीब मसाजिद हैं। जो मसाजिद हैं, जैसे मल्टी स्टोरीज भी हैं उसमें, कुछ सिंगल स्टोरी हैं, कुछ डबल हैं, कुछ और हैं, जैसे जैसे जगह पर है। उनको किस तरह, उनका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन किस तरीके से होना चाहिए, ये इसके ऊपर देखिए। आप खाली हमारे अभी ब्लूप्रिंट नहीं बना है। अभी तो जो आज की जो मीटिंग हुई या इस तरीके के जो हुआ, मस्जिद 1 के नाम से जो मूवमेंट चल रहा है, अभी इसके ऊपर पूरा ब्लूप्रिंट या मैप बन के नहीं आया कि कैसे कैसे इन चीजों को हम अमल में लाएंगे।
अभी तो एक पहल की गई है, इस पहल की स्वागत करना चाहिए, इसका खैर मकदम करना चाहिए, इसमें कोई इससे किसी को नहीं। और अगर जहां तक सरकार का मामला है, सरकार भी पॉलिसीज चला रही है। मैंने बताया पढ़ो और बढ़ो है, नई उड़ान है, नई मंजिल है, बहुत सारी स्कीम्स चला रही हैं, लेकिन इन स्कीम्स का इंप्लीमेंटेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा। मेरी शिकायत, मेरा दर्द, मेरा कंसर्न ये था सिर्फ। मैं सरकार से, मुझे कोई नहीं, सरकार का तो काम ही यही है कि हिंदुस्तान की जो भी सरकार होगी वो सभी के लिए काम करेगी। जो आर्टिकल 14 और 15 क्या है कि रिलीजियस ग्राउंड पर, रेस पर, आपके कास्ट पर किसी भी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता, सरकार नहीं कर सकती। इसलिए तालीम की बात हो या जॉब की बात हो या एम्पावरमेंट की बात हो, तो सभी के लिए इक्वली कैरी करना पड़ेगा सरकार को। लेकिन अब आइए, जो आर्टिकल 44, 45 बात करता है कि गवर्नमेंट विल टेक एक्स्ट्रा इनिशिएटिव टू एम्पावर द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, सर स्पेशली SC STs के लिए उसके अंदर का है क्या कि गवर्नमेंट कुछ ऐसे स्टेप और इकदाम उठाएगी जो समाज के डिप्राइव्ड, महरूम तबके हैं, जो कमजोर तबके हैं, उनको कैसे मेन स्ट्रीम के साथ जोड़ा जाए, इसके तय सरकार कुछ इकदाम उठाएगी, कुछ पॉलिसीज बनाएगी, कुछ योजनाएं और नीतियां बनाएंगी जिसके जरिए उस तबके को भी समाज के उस मेन स्ट्रीम, आप ये कहना चाह रहे हैं कि मस्जिदों से ये तमाम योजनाओं का भी प्रचार प्रसार होगा, इसके हितग्राहियों को उसका फायदा दिलाया जाएगा, मतलब इस काम में इस्तेमाल भी होगा ना। अब एक बात, एक यहीं पे बहुत छोटी सी लाइन, देखिए अब आप कह रहे हैं ना मुसलमानों के हाल, एक बहुत बड़ी वजह यह है कि मुसलमानों की जो आधी आबादी है, यानी ख्वातीन हमारे साथ बैठी हैं, मैं उनका बहुत अप्रिशिएट करता हूं कि वो आई बाहर आई हैं और आज टीवी पैनल में बैठी हैं, काबिल सताइश बात। हमने अपनी औरतों को, अपनी ख्वातीन को घरों में कैद करके रखा हुआ है, उससे ज्यादा हमारे यहाँ उनके कोई वक्त नहीं है समाज के अंदर। मस्जिदों के दरवाजे खोल देने चाहिए, वो वक्त आ गया है ख्वातीन के लिए भी, ये भी बोलना चाहिए। ख्वातीन के लिए तो अल्लाह के रसूल के जमाने में ख्वातीन जाती थी, मस्जिदों में जाती थी और आज भी जा रही हैं, ऐसा नहीं है, मसाजिद में जा रही हैं। और इस तरह का मसलकी इख्तलाफात इतना नहीं है अब कि भाई आप ये कहें कि मैं आपको बताऊं, जब हज साथ में होता है तो फिर एक लाइन, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पीछे शिया हजरात भी नमाज पढ़ते हैं और दूसरे तबके के लोग भी नमाज पढ़ते हैं। इस तरह का तासुब कम होता जा रहा है। जो माशरा है, लॉ एंड ऑर्डर भी मसाजिद की जहां तो खातिन की यहाँ हमारी हिंदू बहनें महफूज नहीं है, रेप के क्राइम देखते हैं आप कितने बढ़ रहे हैं, तो हमारी मुसलमान ख्वातीन कहाँ महफूज तो मतलब अपने ही मर्दों से महफूज नहीं रह सकती ना, मतलब मुसलमान मर्दों से, यही तो है ना, मस्जिद में तो वही जाते हैं ना। नहीं, चलिए ये टॉपिक है नहीं वैसे, ठीक है, चलिए मैं आ रहा हूँ, जल्दी जल्दी अपनी बात रखेंगे। मैं फिर आपके पास आ रहा हूँ शोएब जामी साहब। शोएब जामी साहब, मैं शाहीन जी की बात को फिर आपके पास लेकर आ रहा हूँ। असद खान फलाई साहब ने उस बात को टालने की कोशिश की, उन्होंने जो बात कही गंभीरता से कि आप जब सब तरफ से हताश हो गए तो आपने एक नया प्रोपेगेंडा शुरू किया है और अब आप फिर लोगों को इकट्ठा करके, वो आपने अच्छा देख लिया कि वहां तो वैसे ही इकट्ठा होते हैं, तो वहां से हम नए ढंग से अपना लोगों से राब्ता करेंगे, नए ढंग से सोच के तहत आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आपको इतने दिनों से तो सारी बेदारी और सारी चीजें याद नहीं। मैं अप्रिशिएट कर रहा हूं, लेकिन ये इल्जाम लगा रही है, इसलिए मैं पूछ रहा हूं आपसे। मैं ये एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आरएसएस या एमआरएम या मोदी जी के जो समर्थक, उनको ऐसा क्यों डर लगा रहता है कि मुसलमान मुत्तहिद हो जाएंगे और एकजुट हो जाएंगे तो उनके लिए खतरा है? क्यों भाई, क्या मुसलमान मुत्तहिद कभी नहीं रहा? जैसा मुझे लग रहा है कि आप कह रहे हैं कि ये प्रोपेगेंडा है, वो सबको जोड़ लेंगे और मुत्तहिद कर देंगे। आप जब आपकी बारी आ जाए तो कर लीजिएगा, बिल्कुल। तो मुझे लगता है ये इनको बड़ा डर लगा रहता है कि मुत्तहिद हो जाएंगे मुसलमान तो हमारी, उनकी जो प्रोपेगेंडा है उस पे जो है फिर छुरी चल जाएगी। इसलिए मैं समझता हूं कि ये कोई प्रोपेगेंडा नहीं है, बल्कि एक नेक नियति से मुसलमान जब मजबूत होगा तो हिंदुस्तान भी मजबूत होगा। जाहिर से बात है। अरे तो सर, एक फर्द का मजबूत होना, हिंदुस्तान का मजबूत होना, कई वर्षों से तालीम दी गई है। ये बताइए, जो मस्जिदों को देख रहे हैं, मस्जिदों में जो क़यादत कर रहे हैं, उनको ऐसी कौन सी बड़ी तालीम दी गई है फिलहाल या इतने दिनों से कि आपने उनको उस काबिल बना दिया कि वो मसले मसाइल पर भी बात कर सके? आपने बात कर रहे हैं, बिल्कुल अपने डिबेट में यही तो कह रहा था कि आप बड़े मायूस नजर आपने एक ऐसा पहले से तय कर लिया। देखिए, पहली बात तो मुझे ये एतराज है कि बार-बार आप लोग ये कहते हैं कि ये बदतर है, ये तौहीनी बातें ना किया करें। हाँ ठीक है, मुसलमानों के पास पैसों की कमी है या आप बोलते रहिए, लेकिन अल्लाह का शुक्र है। ये देखिए एक और इल्जाम, भाई एक और इल्जाम, चंदा खाने का नया प्रोपेगेंडा है।
इल्जाम लग रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, मेरे शो में लग रहे हैं, जवाब आप ही लोगों से लूंगा। सुनिए जावेद साहब, मैं आ रहा हूँ, फिरोज बख्श साहब आ रहा हूँ। तो लगाने दीजिए, हाँ, नहीं जब लीजिएगा ना। नहीं, इनको बोलते नहीं दीजिए, फिर मैं आपके पास आ रहा हूँ। आपने अभी बोल दिया, इसलिए मैं इन्हीं से तुरंत पूछ लेता हूँ ना कि चंदा खाने का नया प्रोपेगेंडा है सर। जो लोग जो इल्जाम लगा रहे हैं, हो सकता है उनके भी खानदान में कुछ ऐसे फर्द हो जो मदरसे से जुड़े हुए हो, उन्होंने भी चंदा खाया हो, ठीक है ना, तो ऐसा तो चलता है। हम ही में से कुछ लोग होते हैं, निजी इल्जाम नहीं, हम ही में से कुछ लोग होते हैं। निजी बातें नहीं, मैडम निजी बातें नहीं, मैं पर्सनली नहीं हो रहा, मतलब मैं कह रहा हूँ, आपने कहा कि चंदा खाने वाला, ठीक है, वो तो पूगा पंडित भी जो है मंदिरों के नाम पर जो है चंदा खाते रहे, हर जगह होता रहा है, निजी बात ऐसी बात है। मैं कह रहा हूँ जो गलत है तो गलत है, लेकिन आप बिल्कुल मुद्दों पे आके बात करिए ना, लॉजिकली जवाब दीजिए ना मेरे इल्जामों का। मामलों की इस्लाह करते करते अगर हम तौहीन करने लगेंगे तो मैं समझता हूं हम मुद्दों से भटक जाते हैं। आपने मसलक और मसाइल की बात की, यही तो मैं कह रहा हूं, जो लोग ये कहते हैं कि इस्लाम कितना रूढ़िवादी है, कितना जो है वो नैरो माइंडेड है, कितना जटिल है, आज लोगों को समझ में आना चाहिए कि इतने मसलक और इतने मसाइल क्यों है, क्योंकि इस्लाम जो है सबसे बड़ा डेमोक्रेसी का पैमाना है। ये तो 1400 सालों से हम जानते हैं, लेकिन आज लोगों को क्यों समझ में आना चाहिए? इतने सालों से क्यों नहीं आपने समझाने की कोशिश? और इस इस्लाम में क्यों नहीं आपने समझाने की कोशिश है कि सबको अपनी राय, और जब मैं बोलता हूं कि और देखिए आइम्मा हजरात को भी आपने इस हिसाब से ट्रेन नहीं किया तो असद खान फलाही साहब को एतराज होता है। आप कह सकते हैं कि आइम्मा हजरात को कुछ, अगर देखिए मैं आपने जब समझाने की नहीं कोशिश की तो क्या ट्रेन आपने किया होगा सर? बोले दीजिए, ऐसा नहीं है, आइम्मा हजरात बहुत पढ़े लिखे भी हैं, ऐसी बात नहीं है। मैं खुद भी एक मस्जिद के अंदर इमामत करता हूँ, आपको बता दूं। और ठीक है, आपको पता होगा कि मैं जामिया से पास आउट हूँ, मैंने जर्मनी से यूरोपियन सिस्टम ऑफ ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन के अंदर। ये अपवाद हो सकता है, ये अपवाद हो सकता है। इमरान साहब, मैं बहुत जरूरी बात कहना चाहती हूँ। असद खान साहब के सारे इमाम हजरात आपकी तरह हो जाएं। हाँ, ये बड़ा सवाल है, ये बात सही कहा। मैं वही तो कहना चाह रहा हूँ, आप अपवाद हो सकते हैं, आप हो सकते हैं, जामिया साहब हो सकते हैं, 10 लोग और हो सकते हैं, लेकिन ऐसा है तो नहीं ना। नहीं, ये आप प्रिजम्पशन पे बात कर रहे हैं, आप प्रिजम्पशन पे बात कर रहे हैं। मैंने खुद यहाँ से मदरसे में पढ़ाई की थी, फिर स्कूलों में भी पढ़ाई की, दोनों साथ साथ चलते रहे, लेकिन मैं पीएचडी हूँ और मैं लंग कैंसर का रिसर्चर हूँ, तो इस तरीके से मुसलमानों में भी बहुत सारी चीजें। आपकी सोच तो मुझे नहीं लग रही पीएचडी वाली। इमरान साहब, ठीक है मैडम, ठीक है, मतलब देखिए बहस कितनी संजीदा भी है और गर्मा गर्म भी है कि ब्रेक में भी जो है काफी बहस होती रही, अच्छा है, चर्चा होती रहनी चाहिए, पर मैं आप तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा कि निजी नहीं होइएगा, पर्सनल नहीं होइएगा, मुद्दे पर रहिएगा, एक विचार पर रहिएगा, सोच पर रहिएगा, ठीक है? तो अब मैं आपके पास आ रहा हूं फिरोज बख्श साहब, फिर मैं शाहीन जी के पास जाऊंगा। शाहीन जी ने अपनी बात चूंकि बीच बीच में रखती नहीं, इसलिए फिरोज बख्श साहब मैं आपके पास आ रहा हूं। शाहीन जी ने भी फिर गंभीर इल्जाम लगाए, यहां से जवाब तो जरूर मिल रहा है, लेकिन मैं अपने सवाल पर कायम हूं कि बहुत लंबे वक्त तक इन तमाम चीजों से जो आप आज करने की कोशिश कर रहे हैं उससे कौम को आपने महरूम रखा। आप इस दौर में सोच रहे हैं, उस दौर के असर को आप नहीं मान रहे हैं, वो ठीक है, किसका दौर है उस असर को आप ना माने, लेकिन आप किसी मतलब से या फिर किसी और एजेंडे के चलते आप ऐसा करने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं। ये जो शुबा है इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए ऐसा है, हमारी बहन ने शुबा रखा, बाद में मेरे वो क्लियर करेंगे इस बात को। क्या है कि देखिए इनका जो शुबा है, और जैसे असद खान ने भी कहा था कि भाई ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, हर एक को अपनी बात कहने की इजाजत है, और यही खूबसूरती है हिंदुस्तान की। इनका शुबा अपनी जगह ठीक है, उसको प्रूव करती है, लेकिन मैं अपनी बहन से थोड़ा सा जो है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रखता हूं। मेरा ख्याल यह है कि अगर इस तरह की पहल हुई है तो ये बहुत अच्छी बात है। मैं फिर दोबारा मुबारकबाद देना चाहूंगा ऑल इंडिया डेवलपमेंट काउंसिल को और उसके जो सर्वे सर्वा हैं महमूद मदनी साहब को। शको शुबात रहेंगे, हमेशा रहेंगे, क्योंकि जो ट्रैक रिकॉर्ड होता है। देखिए सर, मैं बात नहीं, मेरा एक सवाल आप ही से है। देखिए खानकाहें भी ये काम बहुत पहले से कर रही थी, बहुत किया सूफियों ने, लेकिन एक पूरी सोच ने खानकाहों के खिलाफ भी फतवे लगाए। उन खानकाहों में, उन कैंपस में यही तो होता था, किरदार साजी, अखलाक साजी। आज जो लोग मस्जिदों से करने की बात कर रहे हैं, उन्होंने खानकाहों पर क्यों फतवे लगाए, क्यों उस सोच पर फतवे लगाए? बता रहा हूं आपको, मैं बता रहा हूं। देखिए आप मुझे टोक देते हैं बीच में, जो मुझे कहना होता है मैं भूल जाता हूं, मुझे टोका ना करें प्लीज। जब मैं बात पूरी कर लूं तब आप मुझसे दोबारा पूछ ले कीजिए, जैसे आप औरों से पूछते। देखिए क्या है, होता क्या चला आ रहा है अब तक। जिन बहन की बात पर भी मैं गौर करूंगा, और असद साहब ने जो बात उठाई है और शुएब साहब ने, क्या है देखिए अब तक होता क्या आ रहा था कि मसाजिद को तो हमारी कौम के लोग जो है दुल्हन बनाते थे, बड़ा महंगा, वहां पे हर चीज बड़ी महंगी होती थी, पत्थर लगाए तो इटालियन मार्बल है, ठीक है लगाइए। लेकिन अब मैं सोचता हूं कि अगर ये मस्जिद वन का जो प्रोग्राम है, इसको हम
अभी तक लेवल 1 था मस्जिद का, ठीक है, मस्जिद में नमाजें हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है, अच्छी बात है। अब इसको लेवल 2 पे आना चाहिए। लेवल 2 का मतलब ये तालीम से जोड़ा जाए, इंसान साजी से जोड़ा जाए, मुआशरा साजी से जोड़ा जाए और सारी अच्छी चीज़ों से जोड़ा जाए, जिसकी शुरुआत अच्छी है। और मैं कहूँगा आपसे बहन शाहीन साहिबा कि अभी एकदम से जो है नियत पे जो है शक ना करें, पहले देखिए लोग क्या करते हैं। काम तो अच्छा है, एकदम से यू शुड नॉट शूट ऑफ द ब्लॉक कि हाँ जी बेईमान लोग हैं, ऐसा नहीं है। अगर कोई अच्छा काम शुरू कर रहा है, और मैं शुएब साहब से भी और आपसे भी कहूँगा, असद खान फलाही भाई, आप तो खैर बहुत, आप दोनों तो बहुत माशाल्लाह से पढ़े लिखे हैं और आपने तो जदीद तालीम भी हासिल की है, दीनी तालीम से भी आप फैज़याब हैं, और जो कि हमें इतना आइडिया उसका नहीं है, तो आप दोनों मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इस मुहिम से आप जुड़ें और जो भी इसको कर रहा है, चाहे वो ऑल इंडिया डेवलपमेंट काउंसिल कर रही है, इनकी मदद कीजिए, चाहे उसमें मुख्तार अब्बास नकवी जो है कुछ उसमें अपनी इनपुट देना चाहे, आप मिलिए जाके मुख्तार अब्बास नकवी से। और जैसा अभी कह रहे थे, क्या नाम, असद साहब के बड़ी अच्छी स्कीम्स निकाली हैं माइनॉरिटी ने, चाहे वो उस्ताद हो, हाँ उस्ताद हो, पढ़ो बड़ो हो, नई रोशनी है, बहुत अच्छी स्कीम्स निकाली। आप लोगों सुनिए, मैं आप लोगों से, मैं आपके जरिए आप दोनों से गुजारिश करता हूं कि आप सरकार के पास जाइए, मुख्तार अब्बास नकवी के पास जाइए, उनको अच्छे आइडियाज दीजिए और उनसे कहिए कि हम इस स्कीम के साथ भी जुड़ना चाहते हैं और हम चाहते हैं सरकार भी इसके साथ जुड़े। और जो बहन के दिल में जो शकूक व शुबहात हैं, अपने शकूक व शुबहात को आप, ठीक है गलत चीजें होती रही हैं, लेकिन हर चीज के अंदर हमें शुरू में कीड़ा नहीं निकालना चाहिए, पहले उसको आजमाना चाहिए, ठीक है। तो मेरा ख्याल ये कि अच्छी स्कीम है, इससे हम सबको जुड़ना चाहिए। इसमें देखिए, इन्होंने जो है मदरसों में, अभी उस दिन परसों प्रोग्राम हो रहा था, उसमें सब सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, बहुत अच्छी चीज है। साइंस भी पढ़ाई जाएगी, मैथ्स भी पढ़ाया जाएगा, ज्योग्राफी भी पढ़ाया जाएगा, और उसमें मदरसों से ही ये टीचर्स लेके उनको ट्रेन करेंगे। तो ये भी बड़ा अच्छा काम है माइनॉरिटी मिनिस्ट्री का। ये सारी चीजें एक अच्छे लेवल पे हो रही हैं जो पहले नहीं हो रही थी, किसी भी सरकार ने ऐसा नहीं सोचा। अगर ये काम हो रहा है तो इसको हमें प्रमोट करना चाहिए, इसको एनकरेज करना चाहिए, इसको आगे बढ़ाना चाहिए। अगर हम इसमें अपना वक्त दे सकते हैं या कोई एक्सपर्टीज दे सकते हैं, आप लोग दोनों लोग, आप जर्मनी से कुछ पढ़ के आए हैं, आप बाहर से पढ़ के आए हैं, आपने मेडिसिन का भी मताला किया है शुएब साहब, तो आप लोग जुड़िए, बजाय इसके कि हम इसको प्लेन तौर पे क्रिटिसाइज करें। लेट अस बी लार्ज हार्टेड, तब जाकर के स्कीम कामयाब होगी। और बिल्कुल सही कहा कि अगर कोई गलत चीज होती है, पूरी कौम उसके लिए जिम्मेदार है, जिसमें सबसे ज्यादा मैं खुद को शामिल कर रहा हूं। तो लेट अस गो अहेड और इस मिशन से जुड़िए। ठीक है, एक मिनट में शाहीन जी के पास जल्दी से जी हम बोलिए। चलिए, लेडीज फर्स्ट है तो आप जाइए। मैं बहुत जरूरी बात रखिए शाहीन जी अपनी बात रखिए, मेरे पास 4 मिनट है, जल्दी जी। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि अब हमें आजमाने का टाइम तो है नहीं मुसलमानों के पास कि 70 साल आजमाया, फिर 70 साल आजमाए हम। जब शुरू से इन लोगों ने जमीयत उलेमा हिंद बनाई थी, उसके बैनर से इन्होंने क्या किया मुसलमानों के लिए। एक यहाँ पे एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहती हूँ, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने का सूरह तौबा के अंदर जिक्र है। एक मस्जिद थी जिरार, उस जिरार मस्जिद के अंदर साजिशें होती थी। यही हुआ था कि मस्जिदों में बैठ के सब एक दूसरे सर जोड़ के बैठेंगे, समस्याएं, तो उसे शहीद करा दिया गया था। इसीलिए ये इन लोगों का पहले मेरी बात सुन लीजिए आप एक बार, अब मेरी बात सुनिए आप। ठीक है, अल्लाह का रसूल ने खुद बिल्कुल ठीक है आप देखिए, मुझे पूरा शक है और शक मेरा पक्का है और ये साबित हो जाएगा। मैं तो भारत सरकार से, अपने प्रधानमंत्री मोदी जी से, अमित शाह जी से अब सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि इनके इस एजेंडे की जांच होनी चाहिए, क्योंकि इनका हिस्सा नहीं बन चुका है। मैं यह साबित कर सकती हूँ इस बात को। ठीक है, देखिए फिर बहुत गंभीर एजेंडे पे मीर सादिक तो मैंने सुना था, निजी इल्जाम नहीं, सोच पे बात कीजिए। नहीं, मैं इनको कह रहा हूँ, मैं ये आपको कुछ कह रहे थे। ठीक है, जल्दी काउंटर दीजिए सर, जल्दी काउंटर दीजिए, आप दोनों से गुजारिश है। ठीक है शाहीन जी, काम करेंगे या ये आगे बढ़ाएंगे।
मुझे पूरा शक है। ठीक है, आपका शक चलिए काउंटर दीजिए जल्दी जल्दी, मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं। इमरान साहब, पहली बात तो तौबा में किसी और मौके की बात थी, वो किसी और उस पस मंजर में हुई थी और अल्लाह के रसूल शहीद तो कराई थी ना, वो बनाई हुई थी। वो प्लीज मैं आपकी नहीं, उन्होंने मिसाल दी ना, उसको समझिए। हम पांचों लोग यहाँ जो बैठे हैं इमरान साहब, सबका कंसर्न क्या है, सबका दर्द क्या है कि मेरी कौम बेहतर हालत में आ जाए, उसकी तालीमी हालत, उसकी समाजी हालत, उसकी माशी हालत, और हम सब मिलकर मकसद यही है, हम सबका यही मकसद है ना। तो हम सभी का कंसर्न, हम सबका मकसद, हम सबका दर्द, हम सबका विजन यही है, और हम अपने अपने तौर पर, इंडिविजुअली तौर पर, इंफरादी तौर पर जो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं कौम के लिए, देश के लिए, नेशन बिल्डिंग के लिए, नेशन ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, वो हमें करना चाहिए। ठीक है, अच्छी बात, अच्छी बात, नहीं अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, मैं तो अप्रिशिएट कर रहा हूँ, अच्छी बात, औरतों को आना चाहिए, बेशक अच्छी बात, आप लोग फेल हो चुके हैं। ठीक है, घर की धुरी महिला होती है, माँ होती है, अब हम ही अपने बच्चों को एजुकेट करेंगे, आगे लाएंगे, जब हम उनको घर से ही पारिवारिक ऐसी परवरिश करेंगे। अल्लाह के रसूल ने खुद अपनी बेटियों को इख्तियारात दिए और उनका घर, उनका विरासत उनकी बेटियों के नाम से चले, और उन्होंने बिल्कुल बेशक जल्दी से मुझे खत्म करने का इशारा हो गया है। कंक्लूडिंग के लिए बस एक हदीस का जिक्र कर देता हूं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है सहाबा के साथ बैठे हुए थे और उन्होंने सहाबा से पूछा, बताओ इस्लाम की सबसे मजबूत रस्सी क्या है? सहाबा ने कहा कि नमाज, रोजे, हज, तमाम चीजों के जिक्र किए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा इनकार करते रहे, लेकिन सहाबा ने पूछा, या अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ही बताइए क्या है? तो उन्होंने कहा, कान खोल कर सुन लो, इस्लाम की सबसे मजबूत रस्सी अल्लाह के वास्ते आपस में मोहब्बत करना है। बस इसी को हम बनाए रखें। ठीक है, बहुत बड़ी बात, इंशाअल्लाह ताला ये मोहब्बत बनी रहे और सारी मसाइल समाज के लिए कुछ बेहतर हो और जो शक व शुबहात है वो भी दूर हो, और अगर नियत अच्छी है तो काम अच्छा हो। बहुत शुक्रिया शाहीन जी, बहुत शुक्रिया फिरोज बख्श साहब, आप तमाम लोगों का वक्त नहीं है मेरे पास। ठीक है, मैं इस पर और बात करूंगा, हम बैठेंगे इस पर गंभीर चर्चा करेंगे और होती रहनी चाहिए। जी सलाम आपका मंच है, बहुत बहुत शुक्रिया, आप देखते रहिए जी सलाम।